ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबुल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग के बारे में। तो गाइस जनरली क्या होता है कि अभी जैसे मैंने अपना टेलीग्राम चैनल था ओमनीबुल्स का, उसमें मैंने अभी एक पोल कंडक्ट की थी। तो उसमें मैं पूछ रहा था कि अगर आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड ले भी रहे हैं कि नहीं। तो कुछ कुछ लोग अभी भी हैं जो कि अभी भी स्टिल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो गाइस मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जब तक आप ट्रेड लोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा, एक स्किन इन द गेम वाला एस्पेक्ट नहीं आ पाएगा। राइट। तो आप कुछ भी छोटे से अमाउंट से शुरू कीजिए, चाहे 10,000 ही हो, 5,000 ही हो। लेकिन जब तक आप एक बार रिस्क नहीं लोगे तब तक वो फिर डर बना ही रहेगा मन के अंदर, उससे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी। मेन बात ये है, क्योंकि गाइस जो ट्रेडिंग का गेम है वो सिर्फ साइकोलॉजी का ही है। राइट। 90% जो है साइकोलॉजी की बात आती है, सेटअप वगैरह लास्ट में आते हैं। उससे पहले मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पे ही एक बार पूछा भी था कि गाइज आपको अगर किसी और टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए, तो फिर वहाँ पे 4-5 सजेशंस मेरे पास आए थे, जिसके अंदर से एक प्रोमिनेंट यही निकल के आया था कि साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो मैं आज वही आपको बताऊँगा कि किस तरीके से साइकोलॉजी पे वर्क करना है। राइट। तो पहली चीज़ पे आ जाता है कि सर्वाइवल इज़ द वे टू रिचेस। राइट। ये सबसे पहली चीज़ ट्रेडिंग करने से पहले यही आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आपको पहले सर्वाइवल देखना है। राइट। आपको ऐसे नहीं देखना कि आप सिर्फ 1 या 2 साल के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो। आपको ये देखना है कि 5 या 10 ईयर्स डाउन द लाइन भी आप ट्रेडिंग ही कर रहे होगे, तो उसके हिसाब से इस चीज़ों को लेके चलना है। राइट। क्योंकि सर्वाइवल जब तक आपका नहीं रहेगा, मान लीजिए सर्वाइवल का मतलब यहाँ पे है कि ब्लो आउट नहीं होना है। राइट। कि सारा कैपिटल नहीं चले जाना है। जैसे कि आपके पास 1 लाख कैपिटल, तो आपको वो पूरा ब्लो अप नहीं करना है। अगर आपके पास 10,000 रुपये भी है तो भी आप उसमें कम से कम भी 1 महीने तक उसको ट्रेड कर पाओ, ये आपको माइंड में लेके चलना ही पड़ेगा। राइट। तो ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए आपने, ये आपका टाइम है, ये आपका प्रॉफिट है, तो कभी ना कभी ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा। तो ये वाला पीरियड अगर लंबा भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये ऐसे नहीं जाना चाहिए कि आपका बिल्कुल ही पूरा का पूरा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया। राइट। अगर आप थोड़ा साइडवेज भी रहोगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग्स होती रहेंगी। राइट। एंड फिर जैसे एक बार आपने चीज़ें लर्न कर ली, फिर धीरे धीरे आपका ये ग्रो होने लग जाएगा, फिर आप थोड़ा और कैपिटल इसके अंदर पुटअप करोगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जाके फिर से हल्का सा साइडवेज होके एंड फिर ये अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। राइट। तो आपको ये साइडवेज चीज़ जो है इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ साइकोलॉजिकली कुछ ज़्यादा चीज़ें दिमाग में सोचनी नहीं है उस टाइम पे। राइट। आपको अंदर थॉट्स आने होंगे साइडवेज चीज़ों में कि भाई मैं एक्चुअल में ट्रेडिंग मेरे लिए है भी कि नहीं, या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। ये मेरे साथ काफ़ी बारी होता है, मतलब साल में एक बार ही ऐसा टाइम ज़रूर आता है। मैं 2017 से कर रहा हूँ ट्रेडिंग। तो 2017 से आप ये मान के चलो हर साल ऐसा एक बार, एक ना एक बार टाइम आता ही आता है। राइट। कि मतलब जैसे मान लीजिए 3-4 महीने काफ़ी अच्छा मेरा यहाँ से प्रॉफिट बन गया, फिर एक बारी के लिए डिप आती जरूर है। क्योंकि जैसे ये डिप क्यों आती है, एक्चुअली देखो क्या होता है कि मार्केट सिनेरियोज जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। कई बार क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, लेकिन हम उसको बदलना नहीं चाहते कि अभी डाउन ट्रेंड से ही अप ट्रेंड में बदल चुका है, ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के। राइट। तो इस केस में क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो बायस होता है वो भी सेलिंग साइड पे ही रहता है। ये अभी मेरे साथ अभी हो भी रहा है। बल्कि जब आप देखो क्रूड ऑयल की, जैसे मैं मार्केट ट्रेड करता हूँ अपनी कंपनी में, जैसे मैं मॉर्निंग में तो बैंक निफ्टी निफ्टी ट्रेड करता हूँ, वो तो अभी फिर भी ठीक चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे क्रूड ऑयल वाली चीज़ है, जैसे अभी मार्केट काफ़ी टाइम से नीचे नीचे गिर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, उसने बेस बना के यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन मैं उसमें अभी भी शॉर्ट बैठा हुआ था, तो उसमें मेरे को यहाँ पे थोड़े से लॉसेज हुए थे। राइट। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। तो ये वीडियो बनाने से मैं अपने भी साइकोलॉजी ठीक करता रहता हूँ इसी बहाने, कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसी साइडवेज चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन वापस से अगर एक बारी अगर कैपिटल ब्लो आउट कर दिया, फिर तो तुम गेम से बाहर हो जाओगे। फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आपका एनालिसिस कितना सही है कितना गलत है। जब तक आपके पास कैपिटल है, जब तक आपके पास वेपन्स है, तब तक आप लड़ सकते हो। वरना अगर नीचे अगर आप आ गए तो फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। राइट। तो आपको वापस से यहाँ पे स्लो एंड स्टडी बिल्ड करके एंड फिर एक नया ब्रेकआउट देना पड़ेगा अपने इक्विटी कर्व के अंदर। जैसे मार्केट भी हमेशा सीधी नहीं चलती है, ऊपर जाके कभी नीचे आ जाती है, ऐसे ऐसे चलती है। आपका इक्विटी कर्व भी जैसे अगर राइज कर रहा है तो फिर एक बार साइडवेज हो जाता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर एक डिप आ जाती है, फिर वापस से ये ऊपर चला जाता है। राइट। तो आपका इक्विटी कर्व भी थोड़ा सा ट्रेंडिंग, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर बार आपको प्रॉफिट ही होता रहेगा, ऐसे आपका बनता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मार्केट भी ऐसे नहीं जाती है। मार्केट अगर ऐसे जाती और तो फिर आपका बन जाता है, लेकिन मार्केट क्या करती है, ऐसे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं जाती रहती है, इसलिए आपके अकाउंट में भी थोड़ी फ्लक्चुएशंस आती रहती है। लेकिन आपको उस फ्लक्चुएशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है।
राइट। यू हैव टू बी इन पीस ऑफ माइंड कि काफ़ी चीज़ें होती रहेंगी, काफ़ी चीज़ें लोग आपको बोलते रहेंगे कि ये सही प्रोफेशन है कि नहीं या कुछ भी है, लेकिन जब तक आप डटे रहोगे, दैट इज़ द सर्वाइवल इज़ द वे टू रिचेस, राइट। अगर आपने ये सर्वाइव कर लिया, अगर मान लीजिए जैसे अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r⁴n। तो इसके अंदर जो मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है, आप ये बताइए आपका अमाउंट सबसे ज़्यादा बड़ा कब होगा। इस पे नहीं होगा कि आप कैपिटल कितना डाल रहे हो या रिटर्न कितना आ रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा कि आप नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने इसमें हो, जितने आप टाइम स्पेंड करोगे मार्केट के अंदर, दैट इज़ जितना लंबा आपका कंसोलिडेशन अगर हो जाएगा और उसके बाद जो ब्रेकआउट होएगा दैट वुड बी वेरी ह्यूज। तो आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा कि इतना पैसा आ गया, मैं करूँ क्या, राइट। तो ये वाली चीज़ें आपके साथ भी डेफिनेटली होएंगी, एंड उसके बाद जब पैसा आ जाएगा फिर भी एक साइडवेज चीज़ें आएंगी। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, ऐसी चीज़ें आती ही रहेंगी, ऊपर जाओगे साइडवेज हो जाओगे, फिर ऊपर जाओगे फिर साइडवेज हो जाओगे। तो आपको इस मार्केट कंडीशन का वेट करना है कि आपको पता होगा कि आपके स्ट्रेंथ एरियाज क्या है। स्ट्रेंथ एरियाज में आप पैसा कमा लोगे, जब मार्केट आपके फेवर में नहीं होंगी तब आप साइडवेज करो, क्वांटिटी साइज उस टाइम रिड्यूस करो। यही सारा साइकोलॉजी का खेल है कि आपको कब क्वांटिटी रिड्यूस करनी है, कब उसको इंक्रीज करनी है, एंड कब आपको अनबायस्ड रहना है, एंड नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में लेके चलनी ही पड़ेंगी, राइट। तो एक बार ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हैं। ट्रेडिंग जो है इसके 6-7 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि सबसे सबसे पहले साइकोलॉजी आते हैं, एंड सबसे लास्ट में सेटअप आता है। सेटअप यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे मान लो कोई स्टॉक्स का मैंने ट्रेडिंग का सेटअप बताया था कि आप हैमर कैंडल ढूंढ लो, उसके बाद फ्लैट ओपनिंग का अगर ये निकलता है तो इसको बाय कर लेंगे इसके स्टॉप लॉस के साथ। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सेटअप हो गया, ये चीज़ें लास्ट में आती है, राइट, बिल्कुल कोने पे, कि सेटअप ओनली मेक्स अप 10% ऑफ द ट्रेडिंग। 90% जो है वो साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आप क्या से कौन से सेटअप को बैक टेस्ट कर रहे हो, उसको रिव्यू भी कर रहे हो कि नहीं, कि वो चीज़ें सही काम कर भी रही है कि नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये साइकोलॉजिकली अगर आप साउंड नहीं हो, मतलब कहीं पे भी आपने कितनी भी क्वांटिटी बाय कर ली है, जो आपका सेटअप सही भी दे रहा होगा और गलत वाली ट्रेड में आप उसमें लॉस ज़्यादा ले लोगे और प्रॉफिट कम लोगे, तो उस तरीके से आप मान के चलोगे जब तक रिस्क मैनेजमेंट और ये मनी मैनेजमेंट आपका सही नहीं है तो आपका साइकोलॉजी सही नहीं रहेगा। एंड साइकोलॉजी सही नहीं है तो सेटअप आपको कुछ भी दे दूँ, चाहे मैं 10 सेटअप यहाँ पे आपको बता दूंगा, तब भी आप उसमें प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, राइट। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोबेबिलिटी, रिस्क रिवॉर्ड, इन सब चीज़ों से ज़्यादा गेम बनता है बजाय कि एक सेटअप के, ठीक है। तो काफ़ी बारी होता है कि मैं भी ये चीज़ें भूल जाता हूँ, तो वापस जैसे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, क्या होता है कि इससे एक आपके लिए भी लर्निंग बनी रहती है कि साइकोलॉजी को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो एक अनबायस अप्रोच के साथ इसमें आप रहोगे तभी इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, राइट। तो अब जैसे एक देख लेते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल के बारे में, अगर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वाई एक्सिस है, इस पर हम हैप्पीनेस को प्लॉट कर देते हैं और यहाँ पे टाइम को प्लॉट कर देते हैं, राइट। आपका जो बेस लाइन ऑफ हैप्पीनेस होता है, हेडोनिक ट्रेडमिल क्या कहता है कि आपका जो बेस लाइन ऑफ हैप्पीनेस है वो सेम रहेगा आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे आपके ज़िंदगी में कितनी भी खुशियाँ आ जाए, चाहे कितने भी गम आ जाएं, राइट। तो आपका जो बेस लेवल ऑफ हैप्पीनेस है दैट वुड स्टे सेम। जैसे मान लीजिए आपने जॉब लगी, आपने उसके बाद नई गाड़ी खरीद ली, जैसे मान लीजिए मैंने मैग्नेट खरीदी थी, उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही मेरी उस टाइम पे काफ़ी खुश था मैं कि चलो ठीक है मैग्नेट आ गई, गाड़ी ले ली मैंने अपनी, ये 2.5 से 3 साल पहले की बात है, ठीक है। तो मैंने एक नई गाड़ी ले ली, उसके बाद क्या हुआ, 2-4 दिन बाद या 1 महीने बाद मेरे को लगा भाई ठीक है गाड़ी तो है, कोई बात नहीं, सभी लोग खरीदते हैं, वापस मैं नॉर्मल स्टेट पे आ गया। मान लो फिर मेरे कुछ दिनों बाद मेरा पर्स चोरी हो गया कि यार अबे यार पैसे चले गए, उसमें 6-7 हज़ार रुपये थे, ये है वो है, तो वो चीज़ें सोचने लग गया यार नहीं अच्छा नहीं है। पर फिर सोचा भाई ठीक है पैसे ही तो है, कोई बात नहीं, इतने तो ब्रोकरेज भी चली जाती है, चलता रहेगा ये चीज़ें। फिर मान लो ऑफिस में आपका थोड़ा प्रमोशन हो गया, आप उस टाइम भी खुश हो, मिठाइयाँ बांट रहे हो, ये सब कर रहे हो, उसके बाद फिर लगेगा कि हाँ यार नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। वापस से मान लो जैसे गाड़ी मैंने ली थी, गाड़ी पे कोई ठोक के चला गया पीछे से, ठीक है। तो फिर अब उसमें लगा यार गाड़ी में स्क्रैच आ गया, अब इसको भी खर्चा इसको पे लगेगा, या फिर इंश्योरेंस से बात करूँ, अब उनसे भी झंझट रहेंगे, पेपर वर्क ये वो, तो फिर वापस दुखी हो गया। फिर वापस से 1-2 दिन बाद वापस से नॉर्मल हो जाती है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी चीज़ें नई नई लेते रहोगे, मतलब कुछ भी आपके पास नया अच्छा होता रहेगा, वो कुछ टाइम ही खुशी रहती है। तो जैसे तभी आप देखोगे कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेने, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट वाली बात हो जाती है कि आप कुछ भी नई नई चीज़ें लेते रहोगे, एट द एंड बेस लेवल ऑफ हैप्पीनेस सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको परपेचुअल हैप्पीनेस वाली चीज़ मिलेगी। तो ट्रेडिंग के केस में भी ऐसा है, चाहे आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं चाहे लॉसेज हो रहे हैं, तो एट द एंड वो दिन के बाद या फिर 1-2 दिन के बाद वो डज नॉट मैटर।
तो आपको आगे ही बढ़ते रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कुछ ब्रेकअप हो गया आपका, तो इस वाले केस में थोड़ा हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे और फिर वापस से आप यहाँ पे आ जाओगे, तो ये थोड़ा लंबा पीरियड हो सकता है इस केस में, कुछ कुछ लोगों के साथ होता है, राइट। तो ऐसी चीज़ें इसमें अंदर होती रहेगी। तो आपको यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि इन पॉइंट्स पे, जैसे आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है या फिर आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने हैं, राइट। और खासकर ट्रेडिंग डिसीजंस, कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो साइकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अनबायस्ड अप्रोच के साथ आओगे तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। इन केसेस में नहीं बना पाओगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, चलो कोई बात नहीं मार्केट में उड़ा देते हैं, फिर आप एक दो दिन बाद देखोगे यार मैंने तो ज़बरदस्ती मार्केट में पैसे उड़ा दिए थे, कुछ ज़्यादा ही खुश हो रखा था मैं उस टाइम पे। तो ये वाली चीज़ें मार्केट में नहीं आनी चाहिए। तो आपकी जो लाइफ में चीज़ें चल रही हैं कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो या फिर कुछ ज़्यादा कलेश हो रहे हैं, तो उस चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है आपके ट्रेडिंग के ऊपर भी, कि आप मेंटली कितने स्टेबल हो, राइट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि पैसा कमाना ही कमाना है, तो ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। उस टाइम आप फ्री माइंड से ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, हमेशा छोटे छोटे लॉसेज आपको हर्ट करेंगे, एंड छोटे छोटे प्रॉफिट में भी, जैसे कोई बड़ा प्रॉफिट अगर आने वाला होगा आप जल्दी निकल जाओगे कि कोई बात नहीं, पहले छोटा सा प्रॉफिट तो लेके देखूँ मैं, ये है वो है, छोटा सा एड्रेनलिन रश उस टाइम आएगा, फिर वापस से वो जीरो हो जाएगा, राइट। तो आपको ऐसे पॉइंट्स पे कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं साइकोलॉजिकली, तभी आप थोड़ा स्ट्रांग हो पाओगे कि कोई बात नहीं, ठीक है चलता रहेगा ये सारी चीज़ें। तो अगर आप इन पॉइंट्स पे डिसीजन लोगे तो आपका ट्रेडिंग डिसीजन भी काफ़ी ख़राब होगा, राइट। तो फिर आपको बेस लेवल ऑफ हैप्पीनेस सेम रखना है, नो मैटर वट, ओके। तो मैं को डिलीट कर देता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आ जाते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट के ऊपर। डनिंग क्रूगर इफेक्ट भी एक साइकोलॉजिकली ही चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी नई चीज़ शुरू करते हो, राइट। हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है उस चीज़ को लेकर, एंड राइट साइड पे एक्स एक्सिस पे हम विजडम को प्लॉट करते हैं कि आपको एक्चुअल में कितना पता है उसके बारे में, ठीक है। तो शुरू में जैसे मान लो 2017 की बात थी कि भाई मैंने ट्रेडिंग शुरू करी, ना मुझे कॉन्फिडेंस था ना मुझे उसकी नॉलेज थी। फिर थोड़ा थोड़ा मैंने देखा, अच्छा वॉरेन बफेट वगैरह पढ़ा, राकेश जूनियर वाला पढ़ा कि भाई अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें करते हैं, तो फिर मैं पढ़ के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी मेरे को काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी, कि नहीं पता है मुझे कि कैसे करना है क्या करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत हाई था कि हाँ मैं तो बस ये ट्रेडिंग में ऐसे 10,000 रुपये लगाए, उससे 20,000 बनाए, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे कर करके 1 लाख मैंने ऐसे ही बना दिया, 10 गुना पैसे कर दिए। और अगर 10 लाख होते इसी को मैं 1 करोड़ कर देता, उससे वो कर देता। तो उस टाइम क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई होता है, लेकिन आपकी जो नॉलेज है, एक्चुअल नॉलेज, वो ज़ीरो होती है, बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आपको पता होता है। जैसे मान लीजिए आजकल जो नए नए इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह लोग हैं, कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ ली तो फिर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते रहते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, पर एक्चुअल में पता है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, राइट। तो फिर शुरू में क्या होता है कि ये चीज़ें इतनी नहीं पता होती है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ये चीज़ के लिए। ऐसा नहीं होगा कि 5-6 महीने में आपने सब चीज़ें सीख ली हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं। बहुत रेयर होता है कि 5-6 महीने में अगर आप एक ट्रेडर बन पाओ। आर पार का गेम अगर आप खेलोगे तो वो बन जाओगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी वाली जो चीज़ है, इस तरीके से जाया जाता है, वो 5-6 महीने में नहीं हो पाएगा। 1 साल आपको लगता है ट्रेडर बनने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे 2017-18 के एंड की बात है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई कॉन्फिडेंस में था कि भाई ठीक है ऐसे ऐसे मैं चीज़ें बना लूँगा। फिर वापस से मेरे लॉसेस शुरू हो गए कि थोड़ा पता लगता है कि धीरे धीरे जब आप थोड़ा और टाइम में आगे बढ़ते हो, थोड़ी और चीज़ें फिर पढ़ते हो कि अच्छा ये इस तरीके से रैली हो गई, यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट्स दे दिए, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन आपकी लर्निंग्स जो होती है ये आपको थोड़ा शेडी एरिया होता है, यहाँ पे आपको पता नहीं लगता कि आपकी लर्निंग्स बढ़ रही है, लेकिन आपकी लर्निंग्स बढ़ रही होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस साथ साथ डाउन जाता रहता है कि अच्छा मेरे साथ सही हो रहा है कि नहीं, ये क्या चीज़ें हैं। तो एक टाइम के बाद आके आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिस्पेयर में आ जाते हो कि हाँ इफ़ इट इज़ द राइट प्रोफेशन फॉर मी। जैसे कि अभी कुछ लोगों के साथ हो भी रहा होगा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिस्पेयर पे कि मेरे को अब पैसा क्यों नहीं बन रहा है, 2-4 दिन पैसा ही क्यों नहीं बना, क्यों मेरे को लॉस हो गया, राइट। वो बाद में चीज़ें नॉर्मल लगती है, लेकिन व्हेन आई लुक बिहाइंड, तो फिर उस टाइम पे ये चीज़ एक्चुअल में होती है कि आपको नॉलेज तो है, आपको पता है कि सारी चीज़ आपने सही करी, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका एट ऑल टाइम लो पे है। एंड ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं होगा ट्रेड लेने का तो फिर नहीं हो पाएगा, राइट। तो आप जैसे जैसे चीज़ें जो ये वाली नॉलेज होती है ना, इस नॉलेज से आप थोड़ा आगे बढ़ने का ट्राई करते हो यहाँ पे। या तो आप यहाँ से बिल्कुल नीचे चले जाओगे, यहाँ से ऊपर की तरफ आ जाओगे। नीचे चले गए तो फिर आपकी कोई स्टोरी नहीं है, राइट। नो बडी विल आस्क यू, कोई आपको नहीं पूछने वाला है कि क्या हुआ क्या नहीं। आप बस एक बारी स्पाइक आई, वापस से आप बस चले गए। ये बिगनर्स लक इसको बोल देते हैं कुछ लोग। तो फिर उसके बाद आपने जो लर्निंग्स, भले ही आपके पास है इतनी, लेकिन लोगों के पास इतनी भी नहीं होती है। काफ़ी लोग यहीं पे बैकआउट कर देते हैं और कुछ लोग तो शुरू भी नहीं करते, राइट। लेकिन यहाँ से जब नीचे चले जाते हो
यहाँ पे फिर नो बडी इज़ गोना आस्क यू। यहाँ पे अगर आप रुक गए थोड़ा और सोचा कि सही चल रही है कि चीज़ें, ये जो पुराने वाला विजडम है ये वाला अगर आप अप्लाई करते रहोगे धीरे धीरे विद टाइम आपकी जो है ऊपर आते रहोगे। दैट इज़ द स्लोप ऑफ एनलाइटनमेंट। थोड़ी थोड़ी आपको चीज़ें समझ आने लगेगी, अच्छा मैंने वो गलतियाँ यहाँ पे करी थी, ये था वो था, कॉन्फिडेंस भले ही कम था लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस फिर राइज होने लगेगा। एंड यहाँ पे फिर आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस उतना तो कभी होएगा ही नहीं जितना आपका पहले था। एक टाइम के बाद आप यहाँ पे आके एक स्टैगनेंट हो जाएगा, लेकिन आपकी जो होगी नॉलेज बढ़ती ही चली जाएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कभी भी महसूस नहीं करोगे जितना आप यहाँ पे कर रहे थे। राइट, तो आपकी अभी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि आप इसमें से कौन से लेवल पे हो आप अभी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे हो तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जल्दी से इधर ही ले आओ और फिर जाके वापस से ऊपर आओ, ना कि आपको इधर इतना ज़्यादा टाइम देना पड़े। राइट, वो अंदर से थोड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है, ये मेरे को पता है, लेकिन आप अगर अपने आप से खुद से पूछोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम आंसर्स कि अभी अभी मैं इस लेवल पे हूँ। कुछ लोग यहाँ पे इस लेवल पे होंगे जो 1-2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आ जाता है ये वाला पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद फिर स्लो एंड स्टडी आपको देखना ही पड़ेगा इफ़ इट इज़ द राइट थिंग टू डू और नॉट। कितना कैपिटल आपके पास बचा है, कितना फैमिली को सपोर्ट करना है या और कुछ चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे या तो आप निकल जाओगे कॉन्फिडेंस लो लेके, कुछ ना कुछ लर्निंग लेके, एंड फिर आप ट्रैक चेंज कर दोगे कि ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर मी, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड जाना है, इलेक्ट्रिकल की साइड जाना है, कुछ सिविल का काम करना है, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो आपको ये वाली चीज़ अब धीरे धीरे ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इधर चले जाओगे फिर आप अनदर, अगर कॉन्फिडेंस आपका इस कॉन्फिडेंस से हाई हो गया तो आप कुछ गलत ही कर रहे हो। ये चीज़ ऊपर जा ही नहीं सकती, क्योंकि जो जितना ज़्यादा समझदार होता है वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है एक टाइम के बाद जितना वो बहुत पहले था। ये थोड़ा एक बचपना वाला केस हो जाता है, ये थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला केस हो जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, चीज़ें होती रहेंगी। राइट, तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है अगर ट्रेडिंग में कुछ गलतियाँ कर रहे हो आप कौन से लेवल पे हो, और अगर आपको ये स्लोप ऑफ एनलाइटनमेंट पार करना है तो। राइट, तो अब एक बार फाइनल देख लेते हैं कि साइकोलॉजी स्टॉक्स के केस में कैसी होती है, ऑप्शन बाइंग के केस में कैसी होती है, एंड ऑप्शन सेलिंग के केस में कैसी होती है। राइट, तो स्टॉक्स बाइंग के केस में क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं 1 से 2% ही मूव करते हैं एक दिन में। राइट, तो आपको इसमें क्या करना रहता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, हम सारा का सारा 1 लाख कैपिटल पे समझते हैं। तो 1 लाख का कैपिटल है आपको, तो इसको आप 5 पार्ट में पहले तो डिवाइड करो स्टॉक्स को। स्टॉक्स के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके पास बचे 20,000 रुपये। राइट, बाकी 80,000 जो आपके डीमेट अकाउंट में रहेंगे, लेकिन आप ट्रेड जो लोगे सिर्फ 20,000 से लोगे। राइट, इसके अंदर आपको दिन में 3 ट्रेड लेनी है, जिसका कि मैक्सिमम रिस्क जो रहेगा 3 पार्ट में अगर आपने डिवाइड करा, 3 स्टॉक्स अगर आप ट्रेड करोगे तो 6,000 की क्वांटिटी आपको बाय करनी है। राइट, 6,000 की क्वांटिटी आप इससे बाय करोगे, एंड आपका जो रिस्क रहेगा 1,000 या फिर इसको 500 मान लो, 500 का रिस्क। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो आप एक तरीके से 0.5% रिस्क ले रहे हो 1 लाख का। राइट, इस तरीके से आप इसको चीज़ों को करोगे तो आप लंबा गेम में टिकोगे। जैसे मान लो लॉसेस भी होते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो 1500 जा रहे हैं, तो आपके पास एक 20,000 खाली हो गया, फिर भी आपके पास 4 20,000 बचे हैं। तो इससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं और गलतियाँ कर सकता हूँ। अगर आपने शुरू में ही 1 लाख की ट्रेड ले ली एंड वो भी आपने जीरो कर दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। एंड सेम जो है ऑप्शन बाइंग के केस में भी होता है। इस केस में तो आप इसको बल्कि 20 पार्ट में डिवाइड करो, पहले तो 5 पार्ट की बजाय 20 पार्ट में इसको डिवाइड करो। 5-5 हज़ार की आपको डिवाइड करनी है, एंड दिन में 3 ट्रेड लेनी है, तो आपको मान लो 1,000 का ही इसमें रिस्क लेना है। राइट, क्योंकि जो 1,000 रुपये हैं यहाँ पे आपने 1,000 अगर लगाए हैं, अगर आप ऑप्शन कोई आपका ज़ीरो हो जाता है बाई चांस, तो 1,000 वो पूरे के पूरे चले जाएंगे। राइट, तो आपको ये चीज़ें सारी माइंड में रखनी पड़ेंगी ऑप्शन बाइंग और स्टॉक्स के केस में कि किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है। ओके, तो आपको कैपिटल को डिवाइड करके चलना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग के केस में क्या होता है, कैपिटल डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जब जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी का लॉट साइज जब 25 का होता था, तो आप 1.5 लाख के अंदर एक ही लॉट सेल कर पाते थे। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होता था, अगर मान लीजिए 400 पॉइंट पे आपके मार्केट अगेंस्ट चली गई, तो भी 25 इंटू 400 शायद 10,000 हो गया, तो आपको 10,000 का ही इसके अंदर लॉस होएगा। राइट, तो क्या होगा कि आपकी जो कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा वाइप ऑफ नहीं हुई है, वो भी 400 पॉइंट के मूव में। इस केसेस में तो ये खाली हो जाएंगे आपकी चीज़ें जो भी आपने ले रखे हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग के केस में मान लीजिए 100-200 पॉइंट भी अगेंस्ट जाते हैं, तो 2500 का या 5,000 का ही लॉस होगा, जो कि लेस देन 1% ऑफ योर कैपिटल निकल के आता है। राइट, जैसे मान लीजिए इसमें मैं बता देता हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ पे है, तो अभी इसके बाद 3 ऑप्शन है, या तो ऊपर जाएगी या साइडवेज रह जाएगी या फिर नीचे चली जाएगी। ऑप्शन बायर को क्या बोलना होता है कि वो बताता है कि बिल्कुल मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी, तो वो कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय कर लेता है। लेकिन जो
सेलर होता है ऑप्शन का, वो क्या करता है नीचे पुट सेल कर देता है। वो क्या कहना चाह रहा है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगी या फिर साइडवेज रह जाएगी, साइडवेज में मुझे पैसा मिल जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स वो सही रहेगा, दैट इज 66% ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी इज इन हिज फेवर। एंड प्लस उसका साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग है, क्योंकि अब आपको डर कब लगेगा, जब आपकी ओवर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर आप 1.5 लाख में 1 लॉट ले रहे हो तो आपकी क्वांटिटी बहुत कम है। यहाँ पे आप 1 लाख में कितनी क्वांटिटी ले रहे हो आप सोच भी नहीं सकते। 25 इंटू डिवाइडेड बाई, अगर आप 1 लाख करोगे तो 25,000 क्वांटिटी आप इसमें शायद बाय कर पाओगे, राइट। 25,000 क्वांटिटी नहीं, 25,000 तो नहीं होगी। तो आप देख लो, मतलब उसको 200 से मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर मान लो 200 रुपये का कोई ऑप्शन है तो आपको कितनी उसके अंदर क्वांटिटी आएगी, राइट। तो आप इसमें पूरा कैपिटल लगा के ट्रेड करोगे तो आपका साइकोलॉजी खराब ही रहेगा, क्योंकि आपने अगर मान लो 1000 क्वांटिटी बाय कर ली एंड 10 रुपये भी ऊपर नीचे हुआ तो भी आपका यहाँ पे 10,000 का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर वो 10 रुपये ऊपर नीचे हुआ तो आपका सिर्फ 250 रुपये का वो है फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे आप काफ़ी पीस ऑफ माइंड में रहोगे। तो इनिशियली जैसे ही सजेस्ट किया जाता है कि ऑप्शन सेलिंग काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है ऐसे केसेस में। एंड ऑप्शन सेलिंग से जो पैसा बनता है उसको आप फिर बाइंग में लगाओ, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले केसेस में, राइट। तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो पहले स्टॉक्स को आप मास्टर करो, स्टॉक्स को मास्टर करने के बाद ऑप्शन सेलिंग की तरफ आओ, एंड ऑप्शन सेलिंग के बाद फिर बाइंग की तरफ आओ, राइट। मैंने ये वाली चीज़ करी थी कि पहले स्टॉक्स पे गया, फिर बाइंग पे गया, फिर सेलिंग पे गया। बाइंग हम इसलिए बस कर लेते हैं कि हमारा कैपिटल कम है, लेकिन क्या होता है बाइंग में आप ब्लो आउट होगे ही होगे, चाहे कितना भी आप मेहनत कर लो, कितना भी आप कॉन्फिडेंट हो। और एक बार ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपने महसूस किया, जैसा कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट में था, एक बार ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपने महसूस किया तो एक ना एक बार गलती हुई एंड वहाँ से आप बस ब्लो आउट हो जाओगे, राइट। तो आपको ये वाली गलतियाँ इसके अंदर नहीं करनी है, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड आई थिंक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए। एंड मैं आपके लिए ऐसे साइकोलॉजी के लिए पार्ट 2 भी अभी लेके आऊँगा। तो अभी आज सिंस इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो फिर आप पहले इस वीडियो को देखो, अगर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेके आऊँगा, राइट। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपना टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।